बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट का जो नर्वस सिस्टम टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना है सीएनएस के बारे में। तो सीएनएस के अंडर एक टॉपिक आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में सिर्फ 10 नंबर का क्वेश्चंस पूछ चुका है और आगे भी आ सकता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में डिफाइन करेंगे, कुछ पॉइंट इसमें इंक्लूड करके। उसके बाद हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम निकला है तो थोड़ा डिफाइन करना अच्छा होगा। यहाँ पर कह रहा है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर द कंपोज्ड ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स फाइबर। जो पेरिफेरल हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस किस चीज़ का, वो सेंसरी और मोटर नर्व्स फाइबर का कंपोज्ड होता है। एक सेंसरी नर्व्स फाइबर होती है और एक मोटर नर्व्स फाइबर, इन्हीं का कंपोज्ड होता है या नेटवर्क बोल सकते हैं। सेंसरी नर्व्स फाइबर ट्रांसमिट अफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन। इसमें जो सेंसरी नर्व्स है इसका क्या काम है, ये क्या करता है कि ऑफरेंट जो इम्पल्सेस होती हैं, ऑफरेंट इम्पल्सेस को कहाँ से, सेंसरी ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक ले जाता है। जैसे हमें कोई टच किया तो वो स्किन स्किन के पास से क्या होगी, ऑफरेंट इम्पल्सेस जो जनरेट होगी उस इम्पल्सेस को क्या करता है, लेकर के जाता है हमारे स्पाइनल कोड तक और स्पाइनल कोड से सीधे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से सेंसरी नर्व्स का काम है, ये वर्क करता है ऐसे। लेकिन कह रहा है कि एंड मोटर नर्व्स फाइबर ट्रांसमिट इफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन्स। लेकिन वहीं पर एकदम उल्टा काम क्या है मोटर नर्व्स का, ये क्या करता है कि ब्रेन से जो है इफरेंट इम्पल्सेस को ये ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन्स के पास ले जाता है जहाँ पर इफेक्ट करना होता है। सबसे पहले सेंसरी नर्व्स क्या किया, वो अपने सेंस करके ब्रेन तक पहुँचाया और वो क्या किया, ब्रेन जो है उस पर इफेक्ट करने के लिए जो भी इम्पल्सेस ले गया होगा सेंसरी जिस वर्क के लिए, वो क्या करता है कि ब्रेन से तुरंत वहाँ पर से सिग्नल इफेक्टर ऑर्गन्स तक भेजता है और इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल स्केलेटन मसल्स हो गया, स्मूथ मसल्स हो गया एंड ग्लैंड्स हो गया। यहाँ पर ये सारे जैसे स्केलेटल मसल्स पर भी काम होती है, ये कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करते हैं। स्मूथ मसल्स जैसे कि हार्ट बीट में या इसमें हेल्प करते हैं। ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रेट करने में। तो यहाँ पर जैसे ग्लैंड है, जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, हार्मोन सिक्रेट होंगे और स्वेट ग्लैंड के थ्रू क्या करेंगे, उसको रिलीज कर देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि पीएनएस फर्दर डिवाइडेड इनटू सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और पीएनएस जो होता है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होती है, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होती है। लेकिन हमें पढ़ना है सिर्फ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक क्या होती है और ऑटोनोमिक क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। जो सोमेटिक होती है, जितने भी हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, जितने भी हमारे मूवमेंट हमारे अंडर मतलब कंट्रोल में होते हैं, वो सारे सोमेटिक के अंडर में आते हैं। लेकिन जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये जितने भी हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो सारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आते हैं। जैसे कि हार्ट बीट, हम अपने से हार्ट बीट को नहीं धड़का मतलब नहीं पंप करा सकते, वो खुद कर सकता है, वो खुद करता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। रेस्पिरेशंस पर भी हमारा खुद कंट्रोल नहीं होता है। जैसे सोमेटिक है, राइज हैंड, चलना फिरना, हाथ उठाना, लिखना, ये सब क्या होती है कि हमारे अंडर हमारे कंट्रोल में होता है, तो वो सोमेटिक के अंडर में आता है। लेकिन अगर देखें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है इसके बारे में, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इट इज़ द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच इज़ कंट्रोल द ऑटोमेटिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये जो होता है किसका पार्ट होता है, नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है किसको, विच कंट्रोल द ऑटोमेटिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के ऑटोमेटिक जो फंक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट होते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। ऑल्दो इट डजंट कंट्रोल वॉलेंट्री फंक्शंस ऑफ द बॉडी, लेकिन जो ये है ना, जितने भी वॉलेंट्री फंक्शन होते हैं बॉडी के, उसको ये कंट्रोल नहीं करता है। द इफेक्ट ऑफ ऑटोनोमिक एक्टिविटी आर रैपिड एंड इफेक्टर ऑर्गन्स। द इफेक्ट ऑफ ऑटोनोमिक एक्टिविटी आर रैपिड एंड इफेक्टर ऑर्गन्स। ये क्या करता है, इफेक्टर ऑर्गन्स और जो ऑटोनोमिक एक्टिविटी होती है हमारे बॉडी की, उसके इफेक्ट को क्या करता है, ये तेज़ करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये उसको कंट्रोल करता है, तेज कर देगा इफेक्टर ऑर्गन्स को। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो चेंज इन एयरवेज एंड ब्लड वेसल्स डायमीटर। स्मूथ मसल्स यहाँ पर इसके बाल में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स के बाल पर पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होती है उसके बाल पर पाए जाते हैं।
तो उसमें क्या करता है, चेंजेस कर देता है, एयरवेज में चेंजेस करते हैं, या ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसके डायमीटर को बढ़ाता है, मतलब वो फैल जाएगी। तो ये क्या किया, इफेक्ट को तेज करने के लिए, ऑटोनोमी की जो एक्टिविटी होती है उसको क्या करने के लिए, रैपिड करने के लिए इसके डायमीटर को बढ़ा दिया ताकि वो तेज़ी से हो सके। कार्डियक मसल्स, चेंज इन रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट। कार्डियक मसल्स में क्या होता है कि उसके रेट को या फोर्सेस को मतलब हार्ट बीट जो फोर्सेस होते हैं उसको ये चेंज कर देता है। मतलब कि ऑटोनोमी की जो नर्वस सिस्टम होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी इसकी ज़रूरत होती है, कार्डियक जो सिस्टम होता है हमारा, उसकी जो जितने भी अकॉर्डिंग मतलब उसकी जितनी आवश्यकता होती है रेट की, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर देता है, उसके फोर्स को भी चेंज कर देता है, पंपिंग के रेट को भी चेंज कर देता है। और ग्लैंड, जैसे कि ग्लैंड है उसमें कह रहा है कि इंक्रीज एंड डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन। ग्लैंड में क्या होता है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिक्रीशंस होता है उसको इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, जैसे मतलब आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। आगे कह रहा है कि द एफरेंट मोटर, जिसे एफरेंट मतलब मोटर नर्व्स के बारे में बात कर रहा है, तो मोटर नर्व्स ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अराइज फ्रॉम द ब्रेन and emerge at various level between the midbrain and sacral region of the spinal cord। यहाँ पर करके जो मोटर नर्व्स होते हैं ना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के, वो कहाँ से अराइज होते हैं, वो ब्रेन से अराइज होते हैं। और इमर्ज कहाँ से होते हैं, वो ब्रेन से अराइज होते हैं या डेवलप होते हैं, इमर्ज भी बोल सकते हैं, एट द वेरियस लेवल बिटवीन द मिड ब्रेन एंड सेक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कोड। मिड ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन के नीचे पोन्स होते हैं, उसके नीचे होती है मेडुला ओब्लांगेटा। तो ये जो मिड ब्रेन होता है इसके बीच और सेक्रल रिज्म होता है उसके बीच, सेक्रल रिज्म कहाँ होता है, स्पाइनल कोड का सबसे निचले हिस्से में होता है। तो मिड ब्रेन से लेकर के जो स्पाइनल कोड का सेक्रल रिज्म होता है वहाँ से भी क्या होते हैं, उस लेवल से भी, उस सरफेस से भी क्या होते हैं, ये जो मोटर नर्व्स होते हैं वो इमर्ज होते हैं, वो डेवलप होते हैं, वो अराइज होते हैं। जैसे कि फिगर में, जैसे कि ये ब्रेन है, इसमें मिड ब्रेन यहाँ पर मिड ब्रेन पाई जाती है। तो बोल रहा है कि मिड ब्रेन और सेक्रलिज्म ये L1 दिख रहा है और यहाँ पर S1 दिख रहा है। तो ये S1 के एरिया से सेक्रलिज्म स्टार्ट हो जाता है स्पाइनल कोड का। तो बोल रहा है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच में जो होती है ना मोटर नर्व्स क्या होते हैं, इमर्ज होते हैं, डेवलप होते हैं, अराइज होते हैं। आगे कह रहे हैं कि द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज सेपरेटेड इनटू 2 डिवीजन। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो 2 डिवीजन में सेपरेट है। आगे क्या, किसमें, सिंपैथेटिक में, जिसे क्या बोलते हैं, थोराकोलम्बर आउटफ्लो। इसमें थोरेसिक और लंबर जो होते हैं ना, थोरेसिक और लंबर, वो इसमें इमर्ज होते हैं। यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक में क्या बोल रहा है कि क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो, इसे दूसरा नाम से बोल सकते हैं, इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक होती है एक, और एक दूसरा होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होती है। आगे कह रहा है कि बोथ हैव स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों जो होते हैं स्ट्रक्चरल रूप से और फंक्शन रूप से दोनों से क्या होती है, अलग अलग होते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, फंक्शंस भी अलग होते हैं। द नॉर्मली वर्क इन अपोजिशंस मैनर देयर बाय मेंटेनिंग बैलेंसिंग ऑफ द इनवॉलंटरी फंक्शन। कह रहे हैं कि ये नॉर्मली जो होता है ना एक दूसरे का अपोजिट मैनर, मतलब एक दूसरे का अपोजिट ही वर्क करते हैं। कोई एक सिक्रेट करेगा तो एक इनिवेट करेगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट मतलब वर्क करते हैं, जिसके कारण देयर बाई मतलब जिसके कारण क्या होती है, जिसके चलते कह सकते हैं, जिसके कारण कह सकते हैं, मेंटेनिंग बैलेंसिंग ऑफ द इनवॉलंटरी फंक्शंस। जो बॉडी के इनवॉलंटरी फंक्शंस होती हैं उसको बैलेंस कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। इसी वर्क के कारण अपोजिशंस जो मैनर्ड होते हैं, उनके तरीके होते हैं अपोजिशंस के, उसी के कारण ये इनवॉलंटरी जो फंक्शंस होते हैं उसको मेंटेन कर पाते हैं, उसको बैलेंस कर पाते हैं। सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट इन द स्ट्रेसफुल fear, flight, fight situations, and parasympathetic activate at resting state which become abnormal to normal। सिंपैथेटिक जो होती है ना वो एक्टिवेट होती है, सिंपैथेटिक जितनी भी एक्टिविटी होती है वो कब एक्टिवेट होती है, जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हो या सिचुएशंस में हो। जैसे कि फियर हो गया, फ्लाइट हो गया, फाइट हो गया। जब फाइट कर रहा हो आदमी या फ्लाइट कर रहा हो या फियर डरा हो या एम्ब्रेसमेंट हो, मतलब
लज्जाता मतलब लज्जा भी आती हो या डर रहे हो या फ्लाइट कर रहे हो या फाइट कर रहे हो, तो इस सिचुएशंस में क्या होती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट होती है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो होती है ना, रेस्टिंग स्टेट में एक्टिवेट होती है। और ये क्या करती है, एबनॉर्मल जो भी बॉडी हमारे एबनॉर्मल कंडीशंस में पहुंचा हुआ होता है, वहाँ से एबनॉर्मल से नॉर्मल कंडीशंस में लाती है। जैसे सिंपैथेटिक क्या हुआ, डर डर गए तो वहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस हो रहा होता है। तो डरने के बाद क्या होती है कि बहुत सारे हमारे बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं या फाइट के बाद या फ्लाइट के बाद एबनॉर्मल कंडीशंस में हो जाते हैं। जैसे जैसे पुपिल्स क्या होगी, डायलेट हो जाएगी, मतलब डरेंगे तो फैल जाएगी पुपिल्स, डाइजेशन सिस्टम थोड़ा मतलब डिक्रीज हो जाता है, स्लाइवा सीक्रेट होना बंद हो जाता है। तो इन सभी कंडीशंस को फिर नॉर्मल में लाने का काम पैरासिम्पैथेटिक का है। ये क्या करता है, फिर से नॉर्मल कर देता है बॉडी को, फिर से वो आंखें जो जो पुपिल्स डायलेट हो रही होती है उसको कंट्रैक्ट कर देता है, हार्ट बीट जो तेज हुआ होता है उसको नॉर्मल कर देता है। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी को एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल में लाता है। ईच डिविजन हैज़ टू एफरेंट न्यूरॉन्स। प्रत्येक डिविजन्स के पास क्या होती है, दो एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। प्रत्येक डिविजन्स के पास कितने न्यूरॉन होते हैं, दो एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टर ऑर्गन्स। कहाँ पर होते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं, उनके बीच में दो प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इफरेंट होते हैं। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं। ये इफेक्टर ऑर्गन्स जहाँ पर इफेक्ट करना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कोड वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है, अंडर में आता है। तो इन्हीं के बीच में क्या होती है, ये दोनों न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, इन्हीं के लिए वर्क करते हैं। द सेल बॉडीज ऑफ प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। कह रहे कि जो प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो हमने पढ़ा, उसका जो सेल बॉडी होता है वो तो वो या वो ब्रेन में होता है या तो स्पाइनल कोड में होता है, मतलब इन दोनों में कंसिस्ट करता है। इट एक्सॉन टर्मिनल साइनेप्स विद द सेल बॉडीज ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इन ऑटोनोमिक गैंग्लियन आउटसाइड ऑफ द सीएनएस। और जो उसके एक्सोन टर्मिनल होते हैं, एक्सोन टर्मिनल जो हमने पढ़ा था, एक्सोन्स के पार्ट में नीचे वाले हिस्से में जो स्फेरिकल शेप में छोटे छोटे जो गोले थे एक्सोन से निकले हुए थे, वो साइनेप्स करते हैं। मतलब वो मतलब साइनेप्स जो बीच में एक फिगर दिखाया था हमने कि जो रिसेप्टर होती है, जो जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, जैसे ये साइनेप्स है, इसी फिगर की बात हो रही है। यहाँ पर जो है ना, इसी को एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। और ये किसके साथ साइनेप्स करती है, इसके सेल बॉडी के साथ यहाँ पर कर ली हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सेल बॉडी के साथ साइनेप्स कर ली हुई है, यहाँ पर सेल बॉडी के साथ की हुई, यहाँ पर डेंड्राइट्स के साथ की हुई है। ये हमारा पोस्ट, यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना पोस्ट गैंग्लियोनिक, यहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं ऊपर वाले। आगे कह रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में जानेंगे। आगे कह रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, सिंस या इफ कह सकते हैं या वेन कह सकते हैं। द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ओरिजिनेटेड इन द स्पाइनल कोड एट द थोरेसिक एंड लंबर लेवल, या सरफेस बोल सकते हैं, कॉल्ड थोराकोलमनर आउटफ्लो। जो हमने पढ़ा था पीछे सिंपैथेटिक के बारे में कि इसे हम दूसरे नाम से थोराकोलमनर भी बोलते हैं, इसी के बारे में बताया है कि जब प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या होती है, ओरिजिनेटेड होती है किसमें, स्पाइनल कोड में। कहाँ पर, एट द थोरेसिक एंड लंबर लेवल सरफेस, थोरेसिक के सरफेस से और जो लंबर का सरफेस है। थोरेसिक मतलब तो स्पाइनल कोड में हमने पढ़ा था, थोरेसिक T12 तक होती है, T12 होती है, और लंबर में L5 होती है। तो इसमें जब इस पर जो होती है ना, जब ओरिजिनेटेड होती है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, तो उसी को हम थोराकोलमनर आउटफ्लो बोलते हैं। उस न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होती है, जो भी इम्पल्सेस बाहर जाते हैं या वर्क जो करना होता है इफेक्टर ऑर्गन्स पर, उसके लिए ये स्टिमुलेट करते हैं इम्पल्सेस को। आगे कह रहा है कि इट एक्टिवेट ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस लाइक फियर फ्लाइट फाइट। ये सब हमने पीछे ही पढ़ा भी कि जो सिंपैथेटिक होती है वो फियर फ्लाइट फाइट या एम्ब्रेसमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब उसके दौरान ही क्या होती है, वो स्टिमुलेट होती है, एक्टिवेट होती है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। आगे कह रहा है द सेल बॉडीज ऑफ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन प्रेजेंट इन लेटरल कॉलम ऑफ ग्रे मैटर इन द स्पाइनल कोड बिटवीन द लेवल ऑफ फर्स्ट थोरेसिक एंड सेकेंड थर्ड लंबर वर्टेब्री। जो सेल बॉडी है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के, जो
सेल बॉडी वो कहाँ प्रेजेंट होती है? लेटरल कोलुमिनर ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के बारे में पढ़ा था, सेल बॉडी से ही ग्रे मैटर बनती है और वो स्पाइनल कोड में प्रेजेंट होती है। तो स्पाइनल कोड में जो ग्रे मैटर होता है ना, उसकी जो लेटरल कॉलम होती है वहाँ पर सेल बॉडीज क्या होती हैं? प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन का सेल बॉडीज वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कह रहे हैं बिटवीन द लेवल ऑफ फर्स्ट थोरेसिक, जो थोरेसिक स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है यहाँ पर कि थोरेसिक फर्स्ट से, यहाँ से थोरेसिक फर्स्ट है, तो थोरेसिक फर्स्ट से जो है ये स्टार्ट होती है और नंबर कहाँ तक बता रहा है? 2 3 मतलब 4 तक बता रहा है लगभग। तो यहाँ के आसपास जो होती है ना, इस एरिया के आसपास क्या होती है? ये जो होती है इसके सेल बॉडी जो होते हैं पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन के। आगे कह रहा है कि एसिटाइलकोलाइन इज द न्यूरोट्रांसमीटर एट सिंपैथेटिक गैंग्लिया। यहाँ पर एसिटाइलकोलाइन जो होता है ना, वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है और वो सिंपैथेटिक गैंग्लिया में प्रेजेंट होती है, वहाँ पर पाए जाते हैं, इसके लिए ये वर्क करता है। द सेल बॉडीज ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन प्रेजेंट इन द गैंग्लियन एंड टर्मिनेट इन द ऑर्गन और टिश्यूज सप्लाइड। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं उसके सेल बॉडी जो होता है ना, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द गैंग्लियन, वो गैंग्लियन में प्रेजेंट होता है। और टर्मिनेट कहाँ होता है? गैंग्लियन का मतलब कह सकते हैं कि एक नाड़ी ग्रंथि, हिंदी में सब नाड़ी ग्रंथि होती है और ये प्रेजेंट तो होती है यहाँ पर, लेकिन टर्मिनेट कहाँ पर होती है? ख़त्म कहाँ पर, समाप्त कहाँ पर होती है? ऑर्गन्स या टिश्यूज जो सप्लाइड होती है वहाँ पर जाकर ये समाप्त हो जाती है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के। आगे कह रहे हैं कि नॉर एड्रेनलिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, इज द न्यूरोट्रांसमीटर एट द सिंपैथेटिक इफेक्टर ऑर्गन्स। सिंपैथेटिक इफेक्टर ऑर्गन्स के पास क्या होती है? ये भी जो नॉर एड्रेनलिन है या नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, इसे नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये भी प्रेजेंट होता है और एसिटाइलकोलिन जो होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं क्वेश्चंस, 2 नंबर में आ जाते हैं, इसके नाम पूछ देते हैं कि सिंपैथेटिक में कौन से मतलब वो न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, तो दोनों का नाम है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में सिर्फ एक ही पाया जाता है, वो एसिटाइलकोलिन है। आगे कह रहा है कि नॉर एपिनेफ्रिन जो होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, आर सप्लाइड बाय द ओनली सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन which are known as sympathetic cholinergic nerves। जो नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा? सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के द्वारा ही सप्लाइड होती है, जिससे हम क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व्स कहते हैं। और ये आगे कह रहा है, जो ये फिगर दिख रही है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद हमारे शरीर में किस किस ऑर्गन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो इसको हम फिगर से बढ़िया से समझ लेंगे, यहाँ पर क्या क्या फंक्शंस है, ये सारे फंक्शंस इसमें क्या क्या एबनॉर्मल कंडीशंस में पहुँचते हैं, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में समझेंगे। जैसे कि फिगर में दिखाया गया यहाँ पर कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होने के बाद ये स्टिमुलेशंस जो होती है, सिस्टमेटिक जो स्टिमुलेशंस होती है, उसके बाद क्या होती है? यहाँ पर हमारा आइरिस है, तो आइरिश मसल्स में क्या होती है? यहाँ पर पुपिल्स जो होता है ना हमारा डायलेट हो जाता है और सर्कुलर जो मसल्स होते हैं वो भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं। आई के अंडर में ये 2 फंक्शंस होते हैं। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशंस होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है? पुपिल्स हमारा डायलेट कर जाएगा, फैल जाएगा। जब डरेंगे या फाइट कर रहे होंगे तो हमारा आँख की जो पुपिल्स होती है वो क्या होती है? फैल जाती है। तो ये फंक्शंस होती है आई में। लेकिन आगे जो दिखा रहा है यहाँ पर ब्लड वेसल्स इन द हेड, जो हेड में हमारे जो सर में ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें क्या होती है कि स्लाइटली वैसो कंस्ट्रिक्शंस हो जाती है, वो थोड़ा सा मतलब कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, स्लाइटली मतलब हल्का सा कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा, मतलब बोल सकते हैं कि उसकी डायमीटर घट जाती है। जो हमारा सलेवरी ग्लैंड होती है उसका सिक्रीशंस इनहिबिट हो जाता है। जब डरा होता है ना व्यक्ति तो उसके मुंह का पानी जो होता है ना वो सूख जाता है, पानी नहीं होता वो सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होता है, तो उस ग्लैंड का जो होता है ना उसमें से सिक्रीशन जो होती है सलाइवा, वो सिक्रीशन इनहिबिट हो जाती है, बंद हो जाती है, रुक जाती है, ऐसे कह सकते हैं। ओरल एंड नजल म्यूकोसा, म्यूकस सिक्रेशंस जो होते हैं ना वो भी क्या होती है? म्यूकस जो भी सिक्रेशंस हो रहा होता है हमारा वो भी क्या होती है? इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है।
आगे कह रहा है यहाँ पर जो वेसल्स दिख रही है स्केलेटन ब्लड वेसल्स है, तो स्केलेटन ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना वैसे डायलेट हो जाती है, ये फैल जाती है। जो स्केलेटन ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती है, वो फैल जाएगी, उसके डायमीटर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में क्या होता है कि द रेट एंड फोर्स कंट्रिक्शंस इंक्रीज। यहाँ पर जो हार्ट होता है ना, इसका धड़कने के जो रेट होता है वो और फोर्स जो होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है। ये बोल रहा है कि कंट्रिक्शंस एंड इंक्रीज, मतलब जब डरे होते हैं तो क्या होता है, हमारी धड़कन जो होती है ना वो तेज़ी से धड़कने लगती है। जब फाइट कर रहे होते उस वक्त भी तेज़ी से धड़कने लगती है। आगे कह रहा है कोरोनरी आर्टरीज वैसो डायलेट, ये भी क्या होती है, डायलेट हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी, ट्रेकिया बोलेंगे, ये जो रेस्पिरेटरी, ये जो अंग दिख रहा है ये रेस्पिरेटरी के अंडर में आता है। तो उसका जो उसका वैसो डायलेशन हो जाता है, ये क्या होती है, ये भी फैल जाती है। कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो फैल जाती है। और जो ट्रेकिया होती है, ब्रोंकी होती है, वो भी क्या होती है, वो भी बोल रहा है कि ब्रोंको डायलेशंस, वो भी फैल जाता है। यहाँ लंग से जाकर के, ये दोनों लंग से जाकर के हमारे जुड़े होते हैं। यहाँ आगे कह रहा है, ये देखिए, यहाँ आगे कह रहा है स्टोमक, यहाँ से जो फिगर दिख रहा है ये स्टोमक है। तो स्टोमक में क्या होती है, पेरिस्टेलिसिस जो रिड्यूस हो जाता है। पेरिस्टेलिसिस मतलब समझते हैं, ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट होती है जो मतलब डाइजेशंस के थ्रू जो हमारा बॉल्स होते हैं वो बाहर निकलना, कचरे जो होते हैं ना शरीर से बाहर निकलते हैं डाइजेशंस के बाद, ये सारे मूवमेंट पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स में आते हैं। तो पेरिस्टेलिसिस जो होता है ना हमारा रिड्यूस हो जाता है, मतलब कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब अच्छा से काम नहीं कर पाता है, भूख भी नहीं लगती है, एक्सपिंचर क्लोज हो जाता है। आगे जो फिगर दिख रही है ये लीवर की फिगर है। तो लीवर में क्या, इसमें एबनॉर्मल कंडीशंस में पहुंचता है या क्या कंडीशंस होती है, इसमें क्या मतलब घटना घटती है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस के बाद। इसमें कह रहा है कि जो ग्लाइकोजन होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज में कन्वर्जन जो होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। जब जैसे कि हम खाना खाते हैं तो जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है हमारे अंदर, तो ग्लूकोज क्या होती है कि एक्स्ट्रा अमाउंट में जो यूज़ नहीं कर पाते वो क्या होती है, ग्लाइकोजन में स्टोर, लीवर में क्या होती है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है। और ये जब जब हम मतलब फास्टिंग हो रहे होते हैं, व्रत कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में, और उस वक्त जो होता है ना हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, ये पूर्ति करता है। तो वही कह रहे हैं कि जो ग्लाइकोजन होती है वो ग्लूकोज में जो टूटने का जो रेट होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है, बहुत तेज़ी से ये टूट करके मतलब ग्लाइकोजन जो होते हैं ना इसमें ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होने लगती है। आगे जो दिख रहा है ये फिगर, ये स्प्लीन की है। स्प्लीन जो होता है ना कंट्रैक्टेड हो जाता है। स्प्लीन का काम जैसे कि ये ब्लड के फॉर्मेशंस में, जैसे आरबीसी होती है तो उसके ब्लड के फॉर्मेशंस में भी हेल्प करता है। और प्लेटलेट्स होते हैं और आरबीसी जा करके दोनों इसमें डिस्ट्रक्शंस भी होते हैं, इसी में समाप्त भी होते हैं, स्प्लीन में ही जा करके वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आरबीसी प्लेटलेट्स। तो इसका क्या करता है, ये भी कंट्रैक्टेड हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाता है ऐसे कह सकते हैं। एड्रेनल मेडुला, ये एड्रेनल मेडुला जो होती है ना एकदम कह सकते, एक किडनी जो होती है ना, किडनी यहाँ पे दिख रही है, इसके ऊपर होती है, ये ट्रिंगुलर शेप में है, ये इसके ऊपर पाया जाता है। तो एड्रेनल मेडुला में क्या होती है कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन सिक्रेट इनटू द ब्लड। जैसे स्टिमुलेशंस होता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है कि ये जो एडेनल मेड्यूला होती है, एडेनल मेड्यूला, ये जो फिगर दिख रही है, ये मेड्यूला जो अंडर वाले पार्ट होती है इसको बोलते हैं, और ऊपर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो अंडर में जो मेड्यूला है इसमें क्या होती है कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन सिक्रेट इनटू द ब्लड। यहाँ पर इसे इपिनेफ्रिन बोलते हैं, इसे नॉर इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, दूसरा नाम है। तो कभी एग्जाम में ये दे सकता है, या इपिनेफ्रिन भी दे सकता है, इसे नॉरएफ्रिन भी दे सकता है, नॉर एड्रेनलिन भी दे सकता है। और ये क्या होते हैं, दोनों डायरेक्ट क्या होते हैं ब्लड में ब्लड जो वेसल्स होती हैं या उसमें डायरेक्ट ये सिक्रेट होती है, क्योंकि ये इंडोक्राइन सिस्टम के अंडर में आती है, इंडोक्राइन ग्लैंड के अंडर में आते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं ब्लड में सिक्रेट कर देते हैं। एक्सोक्राइन डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट नहीं करता है ब्लड स्ट्रीम में। आगे जो फिगर दिख रहा है यहाँ पर, जो फिगर दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें दोनों इंक्लूड। ये जो अंडर वाले दिख रहे हैं ये स्मॉल है, जो बाहरी दिख रहे हैं ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इसमें क्या होती है, पेरिस्टेलिसिस जो होती है, पेरिस्टेलिसिस इन टोन रिड्यूस हो जाता है। फिंचर जो होती है ना, फिंचर वो
क्लोज हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं इसमें। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के बारे में तो बताया कि जैसे कि खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, ये सारे मूवमेंट डाइजेस्ट होता है, उसके वॉल्यूम को बढ़ाता है, वाटर ऑब्जर्व करके वॉल्यूम को बढ़ाता है। उसके बाद क्या होते हैं, बॉल्स हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, कचड़े जो होते हैं बाहर निकलते हैं एनस के थ्रू, तो ये सारे इसमें आते हैं। वो क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है, इसके जो फंक्शंस होते हैं वो रिड्यूस कर जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे किडनी, अब किडनी का फंक्शंस क्या एबनॉर्मल कंडीशंस में, तो किडनी, तो यहाँ पर जो यूरिन सिक्रेशंस होता है वो डिक्रीज कर देता है। इसके थ्रू क्या होता है कि यूरिया की जो कंटेंट होती है, यूरिया हमारे अंदर जो पाया जाता है, उस यूरिया को यूरिनेशंस के थ्रू बाहर निकलता है हमारे शरीर से। और जो इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंट्रिक्ट होती है, स्पिंक्टर जो होते हैं वो क्लोज होती है। ये जैसे कि स्पिंक्टर का मतलब कह सकते हैं कि आपका यंत्र जो दबाने वाला होता है, जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए बाहर निकलने के एक यंत्र होता है जो दबाता है तो बाहर निकलता है, तो उसी यंत्र को स्पिंक्टर बोलते हैं। और ये जो होता है ना, ये क्लोज हो जाता है, ये बंद हो जाता है, जिससे पेरिस्टालिस मूवमेंट में रिड्यूस हो जाती है, मतलब बाहर अच्छा से नहीं निकल पाता है। बॉल्स जो होते हैं, ब्लैडर में क्या होती है, ब्लैडर इसी में क्या होता है कि यूरिन जो होता है ना वो स्टोर होता है। तो यहाँ पर भी स्पिंक्टर होते हैं, जैसे कि यूरिन जब सिक्रेट करना होता है, यूरिन को सिक्रेट करते वक्त क्या होता है कि प्रेशर चाहिए, तो ये क्या करता है, इसी के माध्यम से वो प्रेशर बनती है, निकलता है, ये क्लोज हो जाते हैं। जैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस होगी ये क्लोज हो जाएंगे। स्मूथ मसल्स जो होते हैं ना उसके वाल स्लाइटली रिलैक्स हो जाते हैं, वो उसके स्मूथ मसल्स के जो वाल होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। जनरली वैसोकंस्ट्रिक्शंस जो सेक्स ऑर्गन होते हैं या जेनिटेलिया होती है वो क्या होते हैं, जनरली वैसोकंस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, मतलब वो थोड़ा सिकुड़ जाते हैं। कब, जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस हो रही होती है तब, डरे होते हैं तब, उस स्थिति में। हमने इस फिगर के बारे में, इसी फिगर को मतलब उसी फिगर को इसके बारे में मतलब डिटेल में लिखा गया है। सारे वही, यहाँ पर जो कंटेंट है सारे वही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या स्टिमुलेशंस होते हैं, क्या क्या मतलब क्लोज होता है, या क्या इसमें घटना घटती है, सारे के बारे में इसमें उस बुक में भी यही बातें को लिखी गई है। आगे कह रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कह रहा है कि टू न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक, आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशंस ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम देयर सोर्स टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। इसमें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स दोनों क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस के ट्रांसमिशंस में कहाँ से कहाँ तक, सोर्स से जो होते हैं ना इफेक्टर ऑर्गन्स, जहाँ से भी स्टिमुलेशंस हो रही है इम्पल्सेस के, उस सोर्स से इफेक्टर ऑर्गन्स के पास तक क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। और इसमें दो न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक, जिसके बारे में ना पीछे पढ़ लिया। आगे कह रहे कि एसिटाइलकोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर विच एक्ट बिटवीन द बोथ साइनेप्स। और ये जो बोथ साइनेप्स, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, इसके बीच जो साइनेप्स बनता है, हमने फिगर में पीछे देखा था, जो साइनेप्स रिसेप्टर और प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक के बीच जो बन रहा था, उसके बीच जो होता है ना एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है और साइनेप्स बनाने में हेल्प करती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो होती है ना, सिर्फ और सिर्फ एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होती है, वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है दोनों साइनेप्स के बीच में। आगे कह रहा है कि द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इज यूजुअली लॉन्ग इन द कंपैरिजन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो होते हैं ना, थोड़ा मतलब ज़्यादातर क्या कह सकते हैं कि वो लॉन्ग होती है कंपैरिजन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक पाया जाता है न्यूरॉन्स, उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं ना, पोस्ट पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होती है उसमें क्या होती है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। इट्स सेल बॉडीज आइदर इन अ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इसके सेल बॉडी कहाँ कहाँ होते हैं, ब्रेन में भी होते हैं या तो स्पाइनल कोड में होते हैं। आगे कह रहा है क्रेनियल नर्व्स 3 है, यहाँ पर 7 है, और ये 9 है, और ये 10 है। तो ये सारे क्रेनियल नर्व्स हैं, आर ओरिजिनेटेड इन ब्रेन। ये कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, ब्रेन में तो ओरिजिनेट होते हैं, विच इज़ अराइजिंग फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ द मिड ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम। और ये अराइज कहाँ से होते हैं, मिड ब्रेन से अराइज होते हैं,
मिड ब्रेन की जो न्यूक्लियाई होती है वहाँ से अराइज होते हैं, वहाँ से निकलते हैं, या तो ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई से निकलते हैं। एंड देयर नर्व्स फाइबर टर्मिनेट एट और नियर इफेक्टर ऑर्गन्स। और इसके जो नर्व्स फाइबर होते हैं वो कहाँ टर्मिनेट होते हैं, वो कहाँ समाप्त होते हैं, नियर इफेक्टर ऑर्गन्स। जो भी इफेक्टर ऑर्गन्स होती हैं उसकी नियर में जो होती है टर्मिनेट होती है। आगे कह रहा है द सेल बॉडीज ऑफ सेक्रल आउटफ्लो आर इन द लेटरल कॉलम ऑफ ग्रे मैटर एट द डिस्टल एंड ऑफ द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड की जो डिस्टल एंडिंग होती है, डिस्टल एंडिंग मतलब जो स्पाइनल कोड की निचला हिस्सा होता है जहाँ पर इंड होता है वहाँ पर। ग्रे मैटर के बारे में मैंने पीछे बोला था कि ग्रे मैटर कहाँ पाया जाता है, तो स्पाइनल कोड में पाया जाता है। और जो इस ग्रे मैटर का लेटरल कॉलम होता है वहीं पर क्या होती है, सेल बॉडीज पाई जाती है। सेक्रल आउटफ्लो का सेक्रल जो आउटफ्लो होता है उसका सेल बॉडीज कहाँ पाया जाता है, लेटरल कॉलम ऑफ द ग्रे मैटर, जो स्पाइनल कोड की एंडिंग तक पाया जाता है। देयर फाइबर्स लीव्स द कोड इन सेक्रल सेगमेंट 2, 3 एंड 4। यहाँ पर कह रहा है कि जो सेक्रल सेगमेंट 2 है, 3 है और 4 है वहाँ पर नर्व्स फाइबर क्या करते हैं, लीव कर जाते हैं कोड में। जो स्पाइनल कोड में सेक्रल सेगमेंट 2, 3, 4 है वहाँ पर जो इसके फाइबर्स होते हैं वहाँ पर लिप्स कर जाते हैं, वहाँ पर छोड़ देते हैं, वहाँ पर ये जाकर समाप्त हो जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। एंड साइनेप्स विद द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स इन द वॉल ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स। और ये साइनेप्स किसके साथ बनाते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स बनाते हैं इन द वॉल ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स। जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर, पेल्विक ऑर्गन्स के जो वाल होते हैं वहाँ पर ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं ना, साइनेप्स बनाते हैं। साइनेप्स को मैंने पढ़ा था जो रिसेप्टर वाला था। तो ये जो पेल्विस वाल होती है यहाँ पर हिप के स्थान पर होती है, निचले स्थान पर, तो वहीं पर साइनेप्स बनाता है पोस्ट गैंग्लियोनिक के साथ। आगे कह रहा है द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इज यूजुअली वेरी शॉर्टर एंड हैज इट्स सेल बॉडीज आइदर इन अ गैंग्लियन और मोर ऑफन इन द वॉल ऑफ ऑर्गन सप्लाइड। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो होती हैं मतलब शॉर्टर में कहाँ पाए जाते हैं, सेल बॉडी, इसके सेल बॉडीज़, इसके सेल बॉडीज होते हैं ना ये गैंग्लियन में पाए जाते हैं। मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के जो सेल बॉडीज होते हैं, ये खुद पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो होते हैं वो गैंग्लियन में पाए जाते हैं, या तो और ज़्यादातर जो ऑर्गन्स सप्लाइड वाले ऑर्गन्स होते हैं उसके वाल पर पाए जाते हैं। जो सप्लाइड वाले ऑर्गन्स होते हैं, सप्लाई करते हैं, उसके ऑर्गन्स पर ज़्यादातर पाए जाते हैं, या तो गैंग्लियन में पाए जाते हैं इसके सेल बॉडीज़ और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। जैसे कि आगे फिगर है कि यहाँ पर इसमें सब दिखाया गया कि एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल में कैसे लाता है, क्या क्या इसमें घटना घटती है, क्या क्या फंक्शंस होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो इसको हम फिगर से, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया कि यहाँ पर आई जो है आइरिस मसल से यहाँ पर क्या होती है कि पुपिल्स कंस्ट्रिक्टेड, उसमें क्या होती थी, पुपिल डायलेट हो जाती थी। सिंपैथेटिक में डायलेट होती है, इसमें क्या होती है, कंट्रिक्ट हो जाती है। रेडियल मसल्स जो होते हैं वो भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं आई में। ये दो घटनाएं घटती है। यहाँ पर जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है यहाँ पर टीयर्स सिक्रेट करते हैं, जो आंसू होते हैं ना वो सिक्रेशंस होते हैं इंक्रीज करते हैं। जब हम नॉर्मल कंडीशंस में आते हैं तो हमारे आंसू जो होते हैं ना वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है सिलेवरी ग्लैंड है, और यहाँ पर सब मैंडिबुलर है, और यहाँ पर सब लिंगुअल है, पैराटोइड ग्लैंड, सबलिंगुअल पैराटोइड ग्लैंड। यहाँ से क्या होती है कि ये तीनों हेल्प करते हैं सलाइवा सिक्रेशंस में, जो कि इंक्रीज कर जाता है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो स्टिमुलेट होती है तो यहाँ पर जो सलाइवा का सिक्रेशंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। और जो हार्ट है उसका जो रेट होती है ना, हार्ट के धड़कने का जो पंपिंग का रेट होती है वो कंट्रैक्शंस डिक्रीज कर जाती है, वो डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि मतलब नॉर्मल कंडीशंस में पहुंच जाती है। आगे यहाँ पर क्या है, कोरोनरी आर्टरी, ट्रेकिया, ब्रोंकी, यहाँ पर क्या उसमें क्या होती थी, बेसो डायलेट होता था, यहाँ पर वहाँ पर बेसो डायलेट होता था, ब्रोंकी डायलेट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ये कंट्रिक्ट हो रहे हैं। उसमें डायलेट होता था, इसमें कंट्रिक्ट हो रहे हैं, एकदम अपोजिट वर्क करता है, क्योंकि मेंटेन करना होता है इसको जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के उसको मेंटेन करने के लिए इसके अपोजिट काम करता है सिंपैथेटिक के। और यहाँ पर स्टोमक जो है वहाँ यहाँ पर क्या करता है, सिक्रीशंस ऑफ द गैस्ट्रिक जूस एंड पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज। यहाँ पर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस इंक्रीज कर जाता है और जो पेरिस्टाल्सिस जो होती है ना वो इंक्रीज कर जाता है। मतलब जो मूवमेंट होती है हमारे अंडर, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जिसके थ्रू हमारे बॉल्स जो होते हैं बाहर निकलते हैं, तो वो इंक्रीज कर जाता है, अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम काम करने लगता है।
यहाँ पर क्या होता है कि जो लीवर होती है या गैल ब्लैडर होती है, वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं, वो मतलब फैल जाएंगे। जो सिक्रीशन सब बाइल एसिड होते हैं ना, वो भी इंक्रीज कर जाती है। इससे बाइल जो सिक्रीशंस होता है, लीवर से बाइल सिक्रीशंस होता है, वो इंक्रीज कर जाएगी। जो पेनक्रियाज है वहाँ पर सिक्रीशन सब पेनक्रेटिक जूस इंक्रीज कर जाएगी। पेनक्रियाज होता है ना, हेल्प करता है डाइजेशन करने में, तो उसमें जो पेनक्रेटिक जूस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सिक्रीशन जो होता है ना उसका इंक्रीज कर जाते हैं। और ये जो दिख रही किडनी में क्या होता है कि यूरिन का जो सिक्रीशंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। वहाँ पर क्या हो रही थी, इनिबिट हो जा रही थी। यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला, इसमें था, उस फिगर में क्या था, यहाँ पर था स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका और लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो फंक्शंस होते हैं उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो जब पैरासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशंस होती है उसके बाद क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाती है। जो सिक्रीशंस होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है। जो स्पिंक्टर्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाती हैं। मतलब इतने सारे फंक्शंस होते हैं जैसे कि सिक्रीशंस जो भी होती है वो इंक्रीज कर जाएंगे। जो पेरिस्टाल्सिस जो बॉल्स के निकलने का जो मूवमेंट होता है, वो स्पिंक्टर जो पुश करता है, ये ऑर्गन्स होते हैं पुश करता है, वो रिलैक्स हो जाता है। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाता है। जो भी डाइजेशन की क्रियाएं होती है वो इंक्रीज कर जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करने लगता है। ब्लैडर में क्या होती है, स्मूथ मसल ऑफ द वाल कंट्रिक्टेड हो जाता है। यहाँ पर स्मूथ मसल जो होते हैं ना वाल के, वो कंट्रिक्ट हो जाते हैं। स्पिंक्टर जो होते हैं ना वो रिलैक्स हो जाते हैं इसमें। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स जो होती हैं या जेनिटेलिया जो होती हैं, यहाँ पर मेल में क्या होता है, इरेक्शंस हो जाता है। मेल में इरेक्शंस हो जाते हैं। और जो फीमेल में होती है, वेरिएबल होती है ना, वो डिपेंडिंग करती है स्टेज इन द साइकिल, वो साइकिल के स्टेज पर डिपेंड करती है। वेरिएबल जो फीमेल वाली जेनेटेनिया मतलब सेक्स ऑर्गन होती हैं उसके बारे में। आगे कह रहा है फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में देख लेंगे। बोल रहा है सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशंस होती है, ये कुछ नहीं, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस है प्रिपेयर होती है टू द बॉडी फॉर डील्स विद द एक्साइटिंग एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। ये तो मैंने पीछे पढ़ चुका है कि इस एक्साइटिंग और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में क्या होती है, स्टिमुलेशंस जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस होती है तो ये क्या करती है, प्रिपेयर करती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस पैदा करती है या एक्साइटिंग पैदा करती है हमारी बॉडी के अंदर। ये बॉडी को मतलब प्रिपेयर कर देती है इस चीज़ के लिए। इट डिपेंड्स इन द टाइम ऑफ डेंजर एंड इन एक्सट्रीमीज ऑफ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। ये हमें डिफेंस भी मतलब क्या बोल सकते हैं, डिफेंस मतलब सुरक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कह सकते हैं। तो टाइम ऑफ डेंजर जो टाइम होते हैं ना, उस स्थिति में हमें सुरक्षा भी प्रदान करती है, सुरक्षा भी करती है। एक्सट्रीमीज ऑफ द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जैसे अगर टेम्परेचर भी क्या हो जाए, इन्वायरमेंट का ज़्यादा हो जाए, तो उस स्थिति में भी हमें डिफेंस करती है। फियर, एम्ब्रेसमेंट एंड एंगर आल्सो कॉजेज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस के कारण क्या होती है, हमारे डर में जो डर होता है ना, उस वक्त क्या होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस हो रही होती है जब व्यक्ति डर रहा होता है। एम्ब्रेसमेंट जब शर्मा रहा होता है, लजा रहा होता है, या एंगर क्रोध की स्थिति में होती है, गुस्सा की स्थिति में होती है, तो इस सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस उस वक्त में होती है, तो इसके कारण क्या होती है, ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। The adrenal gland are stimulated to the secretions the hormone adrenaline epinephrine जिसे बोलते हैं, और नॉर एड्रेनलिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये तो हमने पढ़ लिया कि एड्रेनल ग्लैंड इन दोनों हार्मोन्स को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में। किसके कारण, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मेंटेन के मतलब फंक्शंस करने के लिए। इट इज सेड दैट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस मोबिलाइज द बॉडी फॉर फाइट इन फाइट। इसे कह सकते हैं कि जो सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशंस होती है वो क्या करती है, हमारे बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, या मतलब प्रिपेयर करती है किसके लिए, बॉडी फॉर फाइट एंड फाइट के लिए। फाइट और फ्लाइट के लिए जो थे, फाइट और फ्लाइट के लिए जो थे ना, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं हमारे बॉडी को। इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट एंड कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। इसमें क्या होती है कि जो मेटाबॉलिक रेट होती है ना, मेटाबॉलिक रेट वो इंक्रीज कर जाती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करती है, और कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। ये जो होते हैं ना, हमने पढ़ा था बायो में कि ग्लाइकोजन जो एक तो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज से इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज से इंसुलिन जो होती है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। ये इंसुलिन जो होता है ना, बीटा सेल पढ़ा होगा हमने, पेनक्रियाज में चार टाइप के सेल होते हैं, एक तो अल्फा होता है, एक बीटा होती है, एक डेल्टा सेल होती है,
और एक पीपी सेल जिसे एप सेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बीटा सेल होती है उसी से इंसुलिन सीक्रेट होता है जो 75% होता है, 75% के आसपास ही होती है इंसुलिन, और वो क्या करता है ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और जिसे ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पर ग्लूकोज ये क्या होती है कि यहाँ पर जो ग्लूकागोन जो अल्फा सेल से सीक्रेट होती है जो कि 15% होती है। तो अल्फा सेल के कारण जो होती है यहाँ पर क्या होती है कि ग्लाइकोजन जो होती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है अल्फा सेल के द्वारा। यहाँ पर 15% होती है अल्फा सेल, और इसी के थ्रू क्या होती है एक ग्लूकोजन हार्मोन होती है वो सीक्रेट होती है, और इसी ग्लूकोजन के कारण क्या होती है ग्लाइकोजन जो होती है ना टूटती है फिर ग्लूकोज में। आगे कह रहा है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज एग्जाम्पल फाइटिंग रनिंग अवे व्हेन O2 ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल्स आर ग्रेटली इंक्रीज। यहाँ पर कह रहे कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फाइट कर रहे होते हैं या रनिंग कर रहे होते हैं तो उस स्थिति में क्या होती है ऑक्सीजन की या एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट होता है स्केलेटल मसल्स में वो ग्रेटली इंक्रीज कर जाता है, मतलब ज़्यादा इसको चाहने लगती है, इसको अमाउंट ज़्यादा चाहिए एनर्जी की या O2 की। तो दिस चेंजेस इनेबल द बॉडी टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू मीट द इंक्रीज एनर्जी डिमांड। तो इसके लिए क्या करती है कि जो हमारी बॉडी होती है वो इनेबल कर देती है बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए, मतलब तेज़ी से, और मीट करती है मतलब इकट्ठा करती है इंक्रीज द एनर्जी डिमांड जो होती है ना उसको इंक्रीज कर देता है और एनर्जी को स्टोर करता है और बॉडी इसके लिए रिस्पॉन्ड करती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं या फाइट कर रहे होते हैं एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसमें इस एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और हमारा बॉडी क्या करता है उसको पूरा करने के लिए एनर्जी को इकट्ठा करता है, और फिर हमारा बॉडी इनेबल हो जाता है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये स्टिमुलेशन सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आती है। आगे कह रहे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लो डाउन द बॉडी प्रोसेस एक्सेप्ट डाइजेशन सब्जेक्शन ऑफ द फूड एंड द फंक्शन ऑफ जेनिटोरिनरी सिस्टम। यहाँ पर जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशंस होती है वो क्या करते हैं स्लो डाउन कर देते बॉडी प्रोसेस को। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होती है ऐसी स्टिमुलेशंस होती है वो हमारे डाइजेस्टिव को या एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड को वो क्या करते हैं स्लो डाउन कर देती है, और जेनिटोरिनरी जो प्रोसेस होते हैं उसको भी साथ में क्या करती है उसके फंक्शंस को भी क्या करते हैं स्लो कर देते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये पैरासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशंस होती है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में ही आती हैं, इसलिए उसके फंक्शंस हुए। नॉर्मली द टू system function together maintaining a regulations heartbeat, normal temperature and an internal environment compatible with the immediate external surrounding। नॉर्मली दो सिस्टम जो होते हैं ना दो सिस्टम जो मतलब फंक्शंस एक साथ करते हैं, जैसे कि मेंटेनिंग द रेगुलेशंस ऑफ द हार्ट बीट जो होता है ना वो उसके रेगुलेशंस को मेंटेन करना वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। और जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है बॉडी की वो भी क्या होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आती है। हम खुद से अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक होती है। एंड इंटरनल एनवायरनमेंट कंपेटेबल विद द इमीडिएट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल सराउंडिंग। जो हमारे बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट होती है वो क्या होती है कंपेटेबल होती है एक्सटर्नल जो सराउंडिंग होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, और ये हम खुद से नहीं कर पाते हैं अपने से, वो खुद ब खुद होती है, वो ऑटोमेटिक होती है। तो ये सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा पार्ट ऑफ ब्रेन होगा, और ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना 10 नंबर के हर साल नहीं बोल सकते लेकिन पिछले साल जो होते हैं ना इसको पूछा गया है, तो हो सकता है आज आने की चांसेस जो होती हैं इस ईयर जो होती है आने की चांसेस ज़्यादा है इस सेमेस्टर में, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें।